विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर केशवदेव। आज हम प्राणी शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है टेक्सोनोमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नोन कोडेट्स। इस प्रश्न पत्र के जो पहली यूनिट है उसका जो टॉपिक है टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो जूलॉजी विषय है उसको 3 प्रश्न पत्रों में बांटा गया है। प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है अकशेरुकी जंतुओं के अध्ययन से संबंधित है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो लोअर नॉन कोडेट्स से, यानी जो नॉन कोडेट्स हैं उनके जो आरंभिक जंतु हैं, जिनमें प्रोटोजोआ से लेके नेमेटोड्स तक के जो जंतु हैं शामिल किए गए हैं, तो इनका अध्ययन हम प्रथम प्रश्न पत्र में करेंगे। तो ये शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम जो प्रथम प्रश्न पत्र की जो पहली यूनिट है उसका जो टॉपिक है टेक्सोनोमी, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, टेक्सोनोमी जो है, यहां से हम आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया है और जो रिपोर्ट्स हैं उनसे हमें जानकारी मिली है कि विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग भागों में लगभग 13 लाख से ज्यादा अकशेरुकी जंतु प्रजातियां सर्वाइव कर रही हैं, विद्यमान हैं। ये सभी प्रजातियां अलग अलग रंग की, अलग अलग आकार की, अलग अलग आकृति की, अलग अलग आवास में रहने वाली और अलग अलग हैबिटाट या हैबिट स्वभाव जो है वाली हैं। तो इनको इन आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जा सकता है, बांटा गया है। तो जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटने का जो आधार है इनकी समानता और असमानता है, या यूं कहें जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट संरचनाएं जो हैं, उनके आधार पर जो है जंतुओं को प्रारंभ में वर्गीकृत किया गया था। और अभी भी जंतुओं को जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है, इनकी मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर मोर्फोलॉजिकल या यूं कहें कि बाह्य जो रूप है वो अलग अलग है, तो जंतुओं को अलग अलग समूह में रखा जाता है। तो मोर्फोलॉजिकल या यूं कहें बाह्य संरचना के आधार पर जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटना, या लक्षणों की समानता असमानता के आधार पर जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। इसको यूं समझिए कि एक पुस्तकालय में जो पुस्तकालय डेस्क है वो अलग अलग विषयों की किताबों को अलग अलग अलमीरा में या अलग अलग रैक्स में व्यवस्थित करता है। तो इससे उसको पर्टिकुलर किताब तक पहुंचने में आसानी होती है। इसी तरह से वर्गीकृता टेक्सोनोमिस्ट जो है जंतुओं की समानता असमानता के आधार समूह में वर्गीकृत करने से तो पर्टिकुलर जंतु है उसके अध्ययन जो है करने में आसानी रहती है, उसकी स्टडी करने में आसानी रहती है। साथ ही दूसरे जंतु समूह के साथ उसकी बंधुता निर्धारित करने में या पर्टिकुलर जो जंतु है या समूह है उसका जो इवोल्यूशनरी लिंक है निर्धारित करने में आसानी रहती है। तो बात यहाँ टेक्सोनोमी हम कर रहे हैं। टेक्सोनोमी एक तरह से यूं कहें कि जो वर्गीकृता सबसे पहले जंतुओं का नामकरण करता है। सबसे पहले पहचान करेगा, पहचान करने के बाद उसका नामकरण करेगा और नामकरण करने के बाद में उसको एक समूह है में रखेगा, उस समूह का नाम दिया जाएगा। इस तरह से जंतुओं का पहचान करना, उनका नामकरण करना और उनको समूहीकृत करना टेक्सोनोमी कहलाता है। टेक्सोनोमी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जो मूलतः है या मुख्यतः है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है टेक्सोन और दूसरा है नोमोस। टेक्सोन का मतलब है अरेंजमेंट। टेक्सोन मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को व्यवस्था करना, और नोमोस का मतलब नामकरण। तो जंतुओं को एक नामकरण के आधार पर जो है, नाम के आधार पर जो है व्यवस्थित करना या यूं करना, इस समूह में व्यवस्थित करना। टेक्सोनोमी शब्द जो है 1813 में सबसे पहले एपी डी कोंडोले ने दिया था।
हालांकि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी प्लूटो, अरस्तु जो ओल्डेस्ट टेक्सोनोमिस्ट हैं, कहेंगे पुरातन वर्गीकर्ता हैं, उनमें इनका नाम आता है। उन्होंने भी वर्गीकरण के बारे में कुछ जानकारी दी थी और उन्होंने जब जंतुओं को समूहीकृत किया था, अलग अलग समूह में बांटा था, उनका आधार मोर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर थे, स्ट्रक्चरल जो लक्षण थे, संरचनात्मक जो लक्षण थे, वो थे। प्लेटो, अरस्तु ये प्रारंभिक टेक्सोनोमिस्ट। और अरस्तु के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अरस्तु जो है इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान का जो पितामह है अरस्तु का, उसको कहा जाता है। इसके बाद में एक नाम और फेमस नाम, जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने भी जो प्लूटो और अरिस्टो हैं, इनकी बातों का समर्थन किया, इनके मत का समर्थन किया और ये भी आगे चल के इन्होंने टेक्सोनोमी में व्यापक जो काम किया। आज वर्तमान में जो कैरोलस लीनियस हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहा जाता है। कहना चाहूंगा कि जो जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटना, पहले तो ये था कि एक दो जंतु हैं, एक जैसे हैं, उनको एक समूह में रख दिया और उस मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके आधार पर। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं था, साइंटिफिक नहीं था, एक तरह से उतना साइंटिफिक नहीं था जितना आज है। वर्तमान में जो है समय के साथ कुछ बदलाव आए हैं और जो वर्गीकरण की जो अवधारणा है वो बदली है और इसमें कुछ नई शाखाएं जो है विकसित हो गई हैं। इसमें हम कहेंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी, जेनेटिक्स भी जोड़ दिया गया है और डीएनए बेस्ड सीक्वेंस जो है, जो कंप्यूटराइज्ड है करके जो है पर्टिकुलर जंतु जो है उसको किसी समूह के साथ उसका जो प्लेस है वो निर्धारित किया जाता है। कैरियोटेक्सोनोमी है। इस तरह से बहुत सी जो नई शाखाएं विकसित हो गई हैं और ये जो वर्गीकरण है इसका दायरा वर्तमान में व्यापक हो गया है। साथ ही जो एक या दो जंतु को आधार मानकर या उनको एक उनकी समानताओं के आधार पर एक समूह बना देता था, वर्तमान में समूह जो है मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ तो उनकी जो डीएनए सीक्वेंस है, उसी की स्टडी है, उनके आधार पर तय होने लगा है। साथ ही एक सब स्पीसीज की कंसेप्ट भी आ गई है। जो जाति की उदाहरण जो प्राचीन काल में थी, जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर थी, वो नहीं है। जो मॉडर्न कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द स्पीसीज, उसके आधार पर समूह का निर्धारण होने लग गया है। और इस तरह से जो टेक्सोनोमी जो ब्रांच है वो वर्तमान में व्यापक रूप से विस्तारित शाखा बन गई है। तो ये टेक्सोनोमी जो है ये क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण जंतु का क्यों आवश्यक है, क्या जरूरत है, इसका एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्गीकरण के कारण जो है एक समूह की स्टडी में पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी होने से बाकी जो जंतु हैं उनके एक साथ ही उनके लक्षणों के बारे में पता लगा लिया जाता है। अदरवाइज अगर इंडिविजुअल जंतु का अगर अध्ययन करेंगे तो इतने जंतु बहुत मुश्किल काम होगा। साथ ही वर्गीकरण द्वारा जब जंतु समानता असमानता के आधार पर अलग अलग समूह में बांट लिया गया तो जो समान लक्षण है उनसे मिलते जुलते लक्षण है, इस आधार पर एक समूह से दूसरे समूह की जो निकटता है उसका पता चलता है और इससे जंतु के उद्विकास के बारे में जानने के बारे में, जंतु के उद्विकास के जानने के बारे में हमें मदद मिलती है। क्योंकि कौन सा समूह जो किस समूह से मिल रहा है, उसका लिंक किधर है, उसकी एफिनिटी बदलता है, किस समूह के साथ ज्यादा है, किसके साथ कम है। इस तरह से उद्विकास इवोल्यूशनरी जो सीक्वेंस है वो तय करने में